अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, ठीक ठाक होंगे। ठीक है, आज हमारी उर्दू की क्लास है और हमारा सेकंड टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने अपने पीछे वाइट बोर्ड पर चैप्टर आपकी नज़म है, हमारा सेकंड टॉपिक जो है हमारी नज़म है। अच्छा, नज़म कौन सी है? क्लास 5, चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन, ये आपकी नज़म है। आज का आपका ये टॉपिक है और हम इसके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे कि इस चैप्टर का क्या मतलब है, क्या मकसद है। ठीक है, और इस पोयम को, इस नज़म को जो शायर लिखने वाले हैं उनका नाम है साकी जावेद। इन्होंने, इस शायर ने इस नज़म को लिखा है। ठीक है, और चांद मेरी ज़मीन क्या मतलब, यानी शायर इस नज़म में वतन से मोहब्बत करते हुए जो इस नज़म का नाम उसने शो किया है उसको चांद मेरी ज़मीन, यानी जो ज़मीन है उससे मोहब्बत का, उसको चांद तस्वुर करके उसने अपने मुल्क की, अपनी वतन की ज़मीन को चांद का तस्वुर करके कहा है कि मेरी जो ज़मीन है वो मेरा चांद है, यानी चांद मेरी ज़मीन, फूल मेरा वतन। और फूल, जो कोई भी किस्म का फूल हो जाए वो कितना नाजुक होता है और हम उनका कितना अच्छे तरीके से ख्याल रखते हैं कि वो मुरझा ना जाए, वो मर ना जाए, मुरझा ना जाए। तो शायर इस नज़म को अपने मुल्क, इस नज़म में अपने मुल्क की मोहब्बत डिफ़ाइन कर रहा है, बता रहा है, और इस मुतल्लिक उस कॉन्सेप्ट से उसने इस नज़म का नाम चांद मेरी ज़मीन, फूल मेरा वतन। अच्छा, अब यहाँ इस नज़म के नाम के नीचे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा कि कुछ पॉइंट्स हैं, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, इस चैप्टर में हम इन पॉइंट्स, ये जो नज़म है, इस पूरी नज़म में ये एक समरी है, इस समरी के बारे में हम पढ़ेंगे, हम समझेंगे कि इस नज़म में शायर ने इन चीज़ों का ज़िक्र किया है, अपने वतन की मोहब्बत की, अपने वतन की शान में, अपने वतन की मोहब्बत में इन चीज़ों के बारे में उसको डिस्कस किया है। और जिसमें से पहला पॉइंट है कौमी यकजहती की अहमियत से आगाह, यानी लोगों को इस नज़म के ज़रिए कौमी यकजहती यानी भाई, कौमी यानी कौम, ठीक है, कौमी यकजहती यानी कौमी भाईचारगी की अहमियत से आगाही लोगों को दी है इस नज़म से मुतल्लिक, इस नज़म के ज़रिए कि लोगों तक इस नज़म के ज़रिए कौमी यकजहती की आगाही से लोग वाकिफ़ हों। इसमें दूसरा पॉइंट है पाकिस्तान होने पर फ़ख्र। हर इंसान को अपने मुल्क पर फ़ख्र होता है, अपने, इसी तरह शायर भी अपने पाकिस्तान होने पर फ़ख्र महसूस करते हुए इस नज़म में इस कुछ ऐसी बातें भी की हैं कि लोगों को, अवाम को, पाकिस्तान के रहने वालों को, पाकिस्तान की कौम को अपने पाकिस्तान मुल्क पर फ़ख्र होगा, उस पाकिस्तान के नाम पर फ़ख्र होगा कि हम जिस मुल्क में रहते हैं उसका नाम पाकिस्तान है। ठीक है, इसमें अलावा शायर थर्ड पॉइंट में ये चीज़ डिफ़ाइन कर रहे हैं कि मुल्क की खिदमत का जोश व जज्बा पैदा होना, मुल्क की खिदमत का जोश व, जैसे हम अपने मुल्क की खिदमत के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उस क्या क्या करने में जो हमारा जोश व जज्बा होता है वो उजागर होता है। तो शायर अपनी मोहब्बत में इस नज़म में लोगों को जोश व जज्बे से आगाही दे रहे हैं कि अपनी मुल्क की खिदमत के लिए हमारे अंदर कितना जोश व जज्बा पैदा होना चाहिए और हमें करना चाहिए ताकि हम अपने मुल्क की खिदमत कर सकें, वहाँ के लोगों की, वहाँ की आवाम, यहाँ की डेमोक्रेसी की मदद कर सकें, उनकी खिदमत कर सकें। अच्छा, चौथे पॉइंट्स में है पाकिस्तान की तरक्की के लिए मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता लोगों की खिदमत से मुतारिफ, यानी इस नज़म में शायर ने लोगों, बहुत से मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से लोग हैं जिनकी खिदमत, जो पाकिस्तान के लिए वफ़ कर रहे हैं, उनकी खिदमत से मुतारिफ़ करवाया है कि इस नज़म में हम लोगों मुख्तलिफ़ किस्म
के शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की खदमात के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तमाम जो पॉइंट्स हैं वो इस नज़म में हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आए चलते हैं हम अपनी नज़म की तरफ। आप अपनी बुक का सफ़ा नंबर 30 ओपन कर लें। बुक का सफ़ा नंबर 30 यानी आप अपनी बुक का पेज नंबर 30 ओपन कर लें। ये यहाँ पर आपने देखी होगी, ठीक है, ये आपकी नज़म है। अच्छा, तो हम अब स्टार्ट करते हैं। चाँद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन, मेरे खेतों की मिट्टी में लाले यमन। यानी शायर कहते हैं कि चाँद मेरी ज़मीन है, मेरी ज़मीन मेरा चाँद है, मेरा वतन मेरा फूल है। मेरी खेतों की मिट्टी यानी जो खेत होते हैं उनकी मिट्टी में जो बीज बोते हैं और वो जो फल निकलते हैं, लाले यमन किसको कहते हैं? बीज मोती जो हम बीज बो रहे होते हैं, जो हमारा फल निकल रहा होता है, मोती होते हैं, उनको कहते हैं लाले यमन। तो शायर ये कह रहे हैं कि मेरी खेतों की मिट्टी में, जो हम खेतों की मिट्टी में बीज बो रहे होते हैं, फल उसमें से जो उभर रहे होते हैं, तो उस वजह से उन्होंने अपनी मुल्क को, अपनी ज़मीन को चाँद कहा है कि वो चाँद की तरह कीमती है, और अपने वतन को फूल कहा है क्योंकि वो फूल की तरह हमारा वतन नाजुक है, जिनकी हमें बिल्कुल हिफाजत करनी है, बिल्कुल एक फूल की मानंद है हमारा मुल्क, ठीक है। इसके बाद शायर कह रहे हैं बंद में, जैसे मैंने आपको बताया 2 लाइनों का जो मिसरा होता है उसको हम शेर कहते हैं। जब वो 4 लाइनों या 2 से ज़्यादा लाइनों, 3, 4, 5, 6 जितनी लाइनों पर मुश्तमिल होता है उसको हम बंद कहते हैं। तो हम शेर नहीं कहेंगे, हम बंद कहेंगे। नेक्स्ट आपका बंद है, मेरे मल्हा लहरों के पाले हुए, मेरे दहकां पसीनों के ढाले हुए। मलाह कहते हैं जो कश्तियाँ चलाते हैं, ठीक है। मेरे मल्हा, कश्ती चलाने वाले जो होते हैं उनको मल्हा कहते हैं, लहरों के पाले हुए। यहाँ पर आपको जैसे मैंने बताया कि हम बहुत से दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का भी पोयम में शायर ज़िक्र कर रहे हैं, उनकी मेहनत को उजागर कर रहे हैं कि हर मुल्क का जो बंदा होता है वो अपनी अपनी जो शोबों से, जिन जिन शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं वो अपनी मिसालें आप होते हैं, ठीक है। वो तमाम लोग अलग अलग शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले ही जब वो मेहनत कर रहे होते हैं, वो अपनी खदमात दे रहे होते हैं, तो वो मुल्क के लिए दे रहे होते हैं, मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन व अमान के लिए दे रहे होते हैं। तो शायर ने इसीलिए कुछ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का भी जिक्र किया है। जैसे इस बंद में आप सुन रहे हैं कि मेरे मल्हा लहरों के पाले हुए, जो कश्ती चलाने वाले उनका कहाँ ठिकाना होता है, वो 24 घंटे, 2 दिन, 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा हर हफ्ता भी कहाँ रह रहे होते हैं? समंदरों में रह रहे होते हैं, समंदर के अंदर कश्तियाँ चलाते हैं, वहाँ से मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं, ठीक है। तो उनका ठिकाना कहाँ होता है? उनको क्या कहते हैं? मल्हा कहते हैं। और उनका ठिकाना उनकी उन समंदर होती हैं, उनकी समंदरों की लहरों में वो अपने आप को रख रहे होते हैं, वहाँ रह रहे होते हैं समंदरों की लहरों के अंदर। मेरे दहका, अच्छा दहका कहते हैं मज़दूर, किसान, ठीक है। उनको क्या कहते हैं? दहका, पसीनों के ढाले हुए। जब मज़दूर मज़दूरी कर रहा होता है तो वो कैसे कर रहा होता है? अब मज़दूरी करने के बाद जो उसका खून पसीना जो एक होगा वो मेहनत कर रहा होता है, ठीक है। इसमें यही कहा जा रहा है मेरे दहका, पसीनों के ढाले हुए, यानी जो मज़दूर होते हैं वो अपनी मेहनत और अपने पसीने की वजह से उसमें ढले हुए होते हैं। मेरे मज़दूर इस दौर के कोहे कौन,
कोहे कून कहते हैं पहाड़ खोदने वालों को। जो वो शायर कह रहे हैं कि जो मेरे मज़दूर हैं वो इस दौर के कोहे कून हैं, यानी जो मज़दूर होते हैं अपनी मेहनत की वजह से पहाड़ों को भी खोदने की महारत रख सकते हैं, वो इस दौर के कोहे कून हैं, पहाड़ खोदने वाले हैं। जब ज़माने कदीम में जब पहाड़ खोदा जाता थे, वहाँ से घर बनाए जाते थे, तो वो जो मेहनत थी उन लोगों की, उनको मज़दूरों से मुशावरत किया गया है, उनकी मानंद उनको कहा गया है, उनकी मेहनत का इस तरीके से ज़िक्र किया गया है कि मेरे मज़दूर इस दौर के कोहे कुन हैं। चाँद मेरी ज़मीन, फूल मेरा वतन, मेरे फ़ौजी जवां जुर्रतों के निशान, मेरे अहले कलम अज़मतों की ज़बान। यानी शायर कह रहे हैं कि जो मेरे फ़ौजी जवां हैं वो जुर्रतों के निशान हैं, यानी हर एक दुश्मन का सीना चीर देने वाले हैं, उनमें इतनी जुर्रत है कि वो अपने मुल्क की हिफाजत कर सकते हैं। मेरे अहले कलम कहते हैं उस्ताद हो गए, शायर हो गए, ठीक है, राइटर हो गए, सूफ़ी हो गए, मुसन्निफ़ हो गए, इन सब को क्या कहते हैं? अहले कलम। इनको अहले कलम का तसव्वुर करके उनका बयान किया गया है कि मेरे अहले कलम अज़मतों की ज़बान, यानी वो अपनी लिखाई के ज़रिए, उनकी लिखाई में इतनी ताकत है कि अपने लिखाई के ज़रिए भी वो दुश्मनों को ज़ेर कर सकते हैं अपनी लिखाई की वजह से, अपनी लिखाई के ज़रिए भी। मेरे मेहनत कशों के सुनहरे बदन, जो चाँद मेरी ज़मीन, फूल मेरा वतन। मेहनत कश जो मेहनत दिन रात कर रहे होते हैं, कोई भी मेहनत कश होता है, कोई भी मेहनती इंसान हो जाता है, उनके जो सुनहरे बदन, उनको इस तरह शायद डिफ़ाइन कर रहे होते हैं कि मेरे मेहनत कशों के सुनहरे बदन, यानी जो मेहनत कश लोग होते हैं वो अपने आप को नहीं देख रहे होते हैं, उनका जो जिस्म होता है वो एक किसी सुनहरी किसी कीमती चीज़ से कम नहीं होता है कि वो अपने आप की फ़िक्र के बगैर मेहनत कश होते हैं, अपने आप की फ़िक्र के बगैर मेहनत कर रहे होते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने प्यारों के लिए। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं हम। मेरी सरहद पर पहरा है ईमान का, मेरे शहरों पे साया है कुरान का। यानी शायर ये कह रहे हैं कि मेरी सरहद कहते हैं बॉर्डर्स को, आपको पता होगा। मेरी सरहद पर पहरा है ईमान का, यानी उन सिपाहियों का जो अपनी जान हथेली पर रख के इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रहे होते हैं, अल्लाह के आसरे पर, अल्लाह को हाजिर रखते हुए, उस पर ईमान रखते हुए। तो वो इस बात को शायर इस तरीके से डिफ़ाइन कर रहे हैं, इस तरीके से बता रहे हैं, मेरे शहरों में है साया है कुरान का। क्योंकि आपको पता है, पाकिस्तान, जो पाकिस्तान है उसका मतलब ही ला इलाहा इल्लल्लाह है, ठीक है। तो अगर आपका मुल्क ही पाकिस्तान के नाम से है, महबूस है, तो आपके शायर इस शेर जो इस लाइन में इस तरीके से डिफ़ाइन कर रहे हैं अपने मज़हब को लेकर कि हमारे मुल्क की हिफाजत खुद अल्लाह पाक की ज़िम्मेदारी है। अल्लाह पाक ने हमें एक तोहफ़े की शक्ल में हमें हमारा मुल्क दिया है, जो हज़ारों कीमती कुदरती वसाइल से भरपूर है। तो उसकी हिफाजत अल्लाह की ज़िम्मेदारी है और यहाँ हम सब की भी ज़िम्मेदारी है। लेकिन जब अल्लाह हिफाजत करने वाला है तो दुश्मन की कितनी ही बड़ी क्यों ना नज़र हो, हमारे मुल्क का, हमारी आवाम का, हमारी कौम का कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता है। मेरा एक सिपाही है खैबर शकन। अच्छा, खैबर शकन, हज़रत अली जब जंग खैबर से इस बात को मुशायरा किया गया है, इस बात से कनेक्ट किया गया है हमारे मुल्क के सिपाहियों को शायर ने अपने इस शेर में, कि उनके जो सिपाही हैं वो शेर खुदा हज़रत अली करहमुल्लाह वजहो की मानंद है कि दुश्मन का सीना चीर देने वाले हैं, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए जान भी कुर्बान करने देने, और हर जंग में वो कामयाब होते हैं,
क्योंकि उनके दिलो दिमाग, उनके दिल में ईमान का जज्बा भरपूर होता है, अपने मुल्क की मोहब्बत से प्यार करते हैं और अपने मुल्क के लिए एक जज्बा रखते हैं उसकी हिफाजत के लिए, तो उनको कोई फ़िक्र ही नहीं है। तो शायर ने अपने मुल्क के सिपाहियों, अपने मुल्क की फ़ौज को इस बात से डिफ़ाइन किया है कि मेरा हर एक सिपाही है खैबर शकन, यानी उनका हर एक सिपाही खैबर शकन है, यानी हर जंग में कामयाबी हासिल कर सकता है। चाँद मेरी ज़मीन, फूल मेरा वतन, मेरे दहका यूँ नहीं हल चलाते हुए, यानी मैंने कहा था दहका मज़दूर को कह सकते हैं, किसान को कह सकते हैं, तो मेरे जो किसान यूँ नहीं हल चलाते हुए, ऐसे ही नहीं हल चलाते, मेरी मिट्टी को सोना बनाते हुए, वो यूँ ही नहीं हल चलाते। उस किसान की जो मेहनत होती है, उसकी मेहनत की वजह से वो मिट्टी सुनहरी बन जाती है, उसकी अपनी मेहनत की वजह से वहाँ फल अनाज उगते हैं, वो अपनी दिन रात की मेहनत की वजह से उस मिट्टी को सोना बना देता है। गीत गाते रहे मेरे शोला बदन, यानी शोला बदन कहते हैं गुस्से वाला, ठीक है, जोशीला जज्बे वाला जो जिस्म होता है, कि ऐसे ही हम अपने मुल्क के लिए गीत गाते रहें, ऐसे ही हम अपने मुल्क की शान में इस तरह बोलते रहें, जो हम सिर्फ हम नहीं, हमारा जिस्म, हमारे जो रोग हमारे खून में जो जोश है, जज्बा है अपने मुल्क के लिए, वो हर एक खून का कतरा गीत गाता है हमारे मुल्क की शान में। मेरी चाँद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन। अच्छा, ये थी आपकी पोयम, आपकी नज़म, और आई होप ये बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी नज़म थी, और इस पूरी नज़म में आपके पूरे मुल्क को डिफ़ाइन कर दिया गया, आपके पाकिस्तान की खूबसूरती, वहाँ के लोगों की खूबसूरती, वहाँ के लोगों की मेहनत, वहाँ के सिपाही, इस मुल्क के सिपाही की मेहनत, इस मुल्क के सिपाही को डिफ़ाइन कर दिया गया है। तो इस पूरे नज़म ने हमने यही पढ़ा कि हमारे मुल्क, हमारा जो पाकिस्तान है, उस पर हमें किस तरह फ़ख्र होना चाहिए और क्यों फ़ख्र होना चाहिए, वो हमने इस पोयम में पढ़ा, इस नज़म में पढ़ा, और कौमी यकजहती के बारे में हमने पढ़ा। मुल्क की खिदमत का जोश और जज्बा हमें पैदा किस तरह करता है, कैसे करता है, वो हमने इस बारे में पढ़ा। और हमारा जो चौथा पॉइंट था कि मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपने मुल्क के लिए किस तरह खिदमत अंजाम देते हैं, उनका तारुफ थोड़ा था, उनकी खिदमत के बारे में थोड़ा डिफ़ाइन किया गया था कि उनकी खिदमत क्या अहमियत रखती है हमारे मुल्क के लिए, हमारे लिए। तो हमें अपने मुल्क पर फ़ख्र होना चाहिए, हमारे अपने पाकिस्तान के नाम पर फ़ख्र होना चाहिए, और हमें अपने आप पर फ़ख्र होना चाहिए कि हम उस मुल्क में रहते हैं जो अल्लाह की तरफ से दिया हुआ एक तोहफ़ा है हमारे लिए, अल्लाह की भेजी भी एक रहमत है, और हमें उसकी हिफाजत करनी चाहिए, उसकी शान और बढ़ानी चाहिए, उसकी तरक्की के लिए हमें कामज़न रहना चाहिए, जद्दोजहद करनी चाहिए। और ये टॉपिक जो ये नज़म थी, बहुत ही प्यारी नज़म थी, आपको उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको समझ भी आएगा। इसमें जितने भी मुश्किल वर्ड्स हैं मैंने आपको उसको डिफ़ाइन कर दिया ताकि आपको पढ़ने में और समझने में मुश्किलात ना हो, ठीक है। अच्छा, असाइनमेंट आपका बाय PDF आपको सेंड कर दिया जाएगा। ये हमने टॉपिक पूरी नज़म पढ़ ली है, और आपको असाइनमेंट आपका जो काम है वो आपको बाय PDF सेंड किया जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, और आप अपना काम वक्त पर कंप्लीट कर लीजिएगा। कंप्लीट करने के बाद उसकी अपने ओन से प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रिपरेशन करिएगा, ताकि आपका काम बर्डन ना हो, और टाइम पर आप अपना काम करिए, और टाइम पर आप अपनी कॉपीज़ चेक करवाइए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ और आगे की पढ़ाई के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।